हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिफर एकेडमी। कैलकुलस सेकंड के 7th वीडियो लेक्चर में आज हम करेंगे बीटा फंक्शन पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले आप थोड़ा बीटा फंक्शन का फॉर्मूला देख लीजिए। वो क्या था? लिमिट 0 से 1 x टू द पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो इसे कहा जाता है बीटा mn। इसमें आपको क्या करना है? x की पावर को m माइनस 1 से कंपेयर करना और 1 माइनस x की पावर को n माइनस 1 से कंपेयर करना। उसके बाद आपको m और n इन दोनों की वैल्यूज को उठाकर इस फॉर्मूले में रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है लिमिट इंटीग्रेशन में 0 से 1 x की पावर 3 इंटू 1 माइनस x की होल पावर 4 dx इज इक्वल 1 अपॉन 280। इसको शो करना है। तो क्या कीजिए, सबसे पहले आप इसको i कंसीडर कर लीजिए और इसकी जो पावर्स हैं x की पावर 3 और 1 माइनस x की होल पावर 4, इसको बीटा फंक्शन से कंपेयर करेंगे। तो बीटा फंक्शन में क्या होता है? x की पावर m माइनस 1 होगी और ध्यान रहे 1 माइनस x की होल पावर बोलेंगे n माइनस 1। उन दोनों से कंपेयर जब आप करेंगे इसको तो क्या मिलेगा आपको? m माइनस 1 की वैल्यू तो 3 मिलेगी। देखिए ना, यहाँ पर x की वैल्यू 3 लिखी है तो इसको आप m माइनस 1 से कंपेयर करेंगे और 1 माइनस x की पावर 4 लिखी है ना, इसको n माइनस 1 से कंपेयर करेंगे तो देखो नीचे क्या लिखा है, n माइनस 1 इक्वल 4। तो यहां से आपको m की वैल्यू 4 मिलेगी और n की वैल्यू 5। अब आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो यहां पर जब आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो आपको मिलेगा गामा 4 इंटू गामा 5 अपॉन गामा 4 प्लस 5 जो कि 9 बनता है। तो इसलिए गामा 4 इंटू गामा 5 अपॉन गामा 9। अब आप क्या कीजिए, इस अपॉन वाले गामा 9 को रिड्यूस करके लिखिए। कैसे? एक कम होके खुलता है ना, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू गामा 5। अभी हमने यहां क्यों रोका? क्योंकि देखो गामा 5 से गामा 5 कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो बच रहा है उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन 280। यानी इस इंटीग्रल लिमिट 0 टू 1 x की पावर 3 इंटू 1 माइनस x की होल पावर 4 dx, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1 अपॉन 280। तो यही आपको इसमें शो करना था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू 1 x इंटू 8 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 dx इसकी वैल्यू बतानी है। तो इससे पहले हमने यही समझा कि जो बीटा फंक्शन होता है उसकी लिमिट 0 से 1 होती है। x की पावर को m माइनस 1 से कंपेयर करना है और 1 माइनस x की होल पावर n माइनस 1 होना चाहिए। अगर अंदर इस ब्रैकेट में कुछ x की भी पावर हो रही है, जैसे यहाँ पर x की पावर 3 हो रहा है, तो आप इसको पहले एक सिंगल वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे, चाहे तो आप इसको t मानो या फिर y मानो। तब उस केस में आप इसको पहले बीटा फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इनकी पावर्स को आप कंपेयर करेंगे। तो देखिए फिर कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने इसको i माना, लिमिट 0 से 2 x इंटू 8 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3 dx। क्या कीजिए, आप x क्यूब को 8y कंसीडर करिए। क्यों? क्योंकि जब हम इसमें 8 माइनस 8y रखेंगे ना तो क्या होगा, आपको अंदर से 8 कॉमन मिलेगा। तो जैसे 8 कॉमन आएगा तो 1 माइनस y बन जाएगा ना। बस यही तो बनाना इसमें मेन चीज है। इसलिए हमने x क्यूब को 8y रखा और यहां से फिर x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इंटू y की पावर 1/3। ये क्यूब है ना, इधर राइट साइड में जब इसकी पावर रिवर्स होंगी तो y की पावर 1/3 हो जाएगा और dx की वैल्यू डिफरेंशिएशन करने के बाद निकालेंगे तो 1/3 y की पावर 1 कम करेंगे तो माइनस 2/3 हो जाएगा dy के साथ में। अब जरा लिमिट पे ध्यान दीजिए। अगर आप इसमें x की लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो y की लोअर लिमिट तो 0 आ जाएगी और x की अगर अपर लिमिट 2 रखेंगे तो इधर 2 का क्यूब इज इक्वल 8y लिखा है, यानी 8 इज इक्वल 8y और यहां से आपको y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1 मिलेगी। इसलिए देखो लिमिट क्या लिखी है यहाँ पर? 0 से 1 लिमिट लिखी है। तो अब ये चीजें इसमें रखिए तो देखिए क्या बना। इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 हो चुकी है। x के बदले देखो क्या आ रहा है, 2y की पावर 1/3। ये कहां से आ रहा है? देखो ऊपर x के बदले हमने यहाँ पे लिखा ना 2y की पावर 1/3। अंदर देखो ब्रैकेट में क्या हुआ, 8 माइनस एक्स क्यूब के बदले 8y लिखा है, उसकी पावर 1/3 और dx के बदले देखो ये पूरा आ रहा है 2/3 y की पावर माइनस 2/3 इंटू dy। थोड़ा इसको ठीक करके लिखें तो 8/3 ये बनेगा। इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं। y की जो पावर्स हैं वो माइनस 1/3 बनेगी और 1 माइनस y की जो पावर्स हैं वो 1/3 बन जाएगी। तो अब ये बीटा फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तब उसके बाद आप इसे इस बीटा फंक्शन के फॉर्म से कंपेयर करके m-1 और n-1 से m और n की वैल्यू निकालेंगे तो देखो कुछ इस तरह से आएगी। m-1 की वैल्यू आप देख रहे हैं ऊपर यहाँ पर -1/3 है
और n-1 की वैल्यू कितनी 1/3 है। इस तरह से आपको m की वैल्यू 2/3 मिलेगी और n की वैल्यू कितनी मिलेगी 4/3। अब आप इसके फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या आएगा गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो देखिए गामा m की वैल्यू कितनी आ रही है 2/3, गामा n की वैल्यू गामा 4/3 और अपॉन पर दोनों को प्लस करना है 2/3 प्लस 4/3 जो कि बनेगा 6/3 जिसको हम 2 भी लिख सकते हैं। तो और इसको थोड़ा सा ठीक करके लिखेंगे तो क्या है 8/3 इंटू गामा 2/3 इंटू गामा 4/3 अपॉन पर ध्यान दे रहे हैं। देखो गामा 2 कैसे बना 4 प्लस 2 6/3 जिसको हम 2 लिख सकते हैं जिसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो आगे देखो 8/3 इंटू गामा 2/3 एज इट इज और ये जो 4/3 लिखा है ना इसे आप एक कम करके लिखेंगे तो 1/3 इंटू गामा 1/3 बन जाएगा और थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके इसको लिखें तो क्या आएगा आंसर 8/9 इंटू गामा 2/3 इंटू गामा 1/3 एज इट इज, क्योंकि इसके आगे इसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन में क्या सीखा आपने, अगर यहाँ इस ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स की तरह लीनियर फंक्शन नहीं लिखा है तो आप पहले उस एक्स क्यूब को ऐसी चीज मानो जिसे 1 माइनस एक्स में या 1 माइनस जैसे यहाँ पर वाई में कन्वर्ट हो जाए। तो इसलिए आपने एक्स क्यूब को 8y से रिप्लेस करना है उस कांस्टेंट को ध्यान में रखते हुए जो इस ब्रैकेट में पहले लिखा है, जैसे यहाँ पर 8 लिखा था। फिर उसके बाद आप इसको बीटा फंक्शन से कंपेयर कर देंगे और फॉर्मूले में m और n की वैल्यू रखने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसमें आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसको जरा थोड़ा सा ध्यान से समझिए। इसमें हमने सबसे पहले इसे i कंसीडर किया, लिमिट 0 टू a x स्क्वायर अपॉन रूट में a माइनस एक्स। तो क्या करना है, यहाँ नीचे देख पा रहे हैं आप a माइनस एक्स लिखा है, यहाँ पर 1 होना चाहिए था, इस वजह से हमें x को ay मानना पड़ेगा। ay जैसे मानेंगे तो dx की वैल्यू a dy हो जाएगी। लिमिट पर फर्क देखिए कैसे होगा, अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ay y की वैल्यू यहां से 0 और अगर x की वैल्यू a रखेंगे तो इक्वल ay और y की वैल्यू यहां से 1। तो इसलिए लिमिट जो है वो 0 से 1 हो जाएगी इस तरह से। तो फिर देखिए आगे क्या बनाइए, लिमिट 0 से 1 a स्क्वायर y स्क्वायर, ये कैसे हो रहा है x के बदले ay आ रहा है ना ऊपर, तो x स्क्वायर था इसलिए a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन देखिए रूट में a माइनस ay और dx के बदले देखो a इंटू dy। आगे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो a स्क्वायर तो ऊपर से और नीचे से रूट a मिलेगा तो कैंसिल होने के बाद a स्क्वायर रूट a मिल बनेगा, उसको हमने रूट से बाहर कर दिया और लिमिट में देखो इंटीग्रेशन 0 से 1 के साथ में अंदर मिलेगा y स्क्वायर इंटू 1 माइनस y, यही तो चाहिए था 1 माइनस y होना चाहिए, उसकी होल पावर -1/2। आप ध्यान दे पा रहे होंगे नीचे रूट था ना, इस रूट को आप जब ऊपर लेके जाएंगे तो पावर -1/2 बना देंगे। उसके बाद आप इसमें ये बीटा फंक्शन से कंपेयर करेंगे तो 2 को m-1 से कंपेयर करना है और -1/2 को n-1 से कंपेयर करना है। तो देखिए फिर क्या बनेगा, m-1 इक्वल 2, m की वैल्यू 3 और n-1 इक्वल -12 तो n की वैल्यू 1/2। अब आप इसके फॉर्मूले में रखेंगे गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो ध्यान दीजिए ये a स्क्वायर रूट a को हमने लिखा a की पावर 5/2, m की वैल्यू 3 आ रही है, n की वैल्यू 1/2 और नीचे देखो 3 प्लस 1/2 और थोड़ा सा इसको ठीक करें तो अपॉन पर 3 प्लस हाफ कितना बनेगा 7/2। बस थोड़ा सा इसका गामा फंक्शन रिड्यूस कर दीजिए तो जो 7/2 ओपन होगा तब 5/2 3/2 1/2 रूट पाई होगा और ऊपर से भी रूट पाई बन चुका है 1/2 गामा। तो यहाँ पर रूट पाई से रूट पाई कैंसिल हो जाएगा और इसे थोड़ा ठीक करके लिखेंगे तो 16/15 हो जाएगा ये a की पावर 5/2। यही इसका आंसर होगा कि इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू a x स्क्वायर अपॉन रूट a माइनस x dx इज इक्वल 16/15 इंटू a की पावर 5/2। ये इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें भी आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, यहाँ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो आप इस एक्स स्क्वायर को ऐसी चीज मानो जिससे यहाँ 1 माइनस वाई बन जाए, यानी 1 माइनस सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, x इक्वल a रूट वाई मान लीजिए, यहाँ से आप dx की वैल्यू निकालेंगे तो a तो अपनी जगह रहेगा, पहले रूट का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट और y का हुआ dy। लिमिट पे ध्यान दीजिए, अगर लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी और अपर लिमिट अगर a रखेंगे तो a इज इक्वल a रूट वाई, a से a कैंसिल हो गया और स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू 1 मिल जाएगी। इसलिए देखो लिमिट क्या है 0 से 1 और यही हमें बीटा फंक्शन में चाहिए होती है। तो देखिए फिर इसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर तो इंटीग्रेशन की लिमिट देख पा रहे हैं 0 से 1 हो चुकी है, x 4 के बदले क्या होगा a4 y स्क्वायर हो जाएगा। आगे ब्रैकेट में देखो इस रूट के अंदर क्या हुआ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y, क्यों, क्योंकि a स्क्वायर जैसे कॉमन लेंगे ना तो वहां पर 1 माइनस y बनेगा और फिर बाहर a 4 और एक a अलग चल रहा है तो इस तरह से आपको a की पावर 6 मिलेगी, अपॉन से 2 आएगा और ठीक करके इसे लिखेंगे तो y की पावर 3/2 बनी
और 1 माइनस वाई की पावर 1/2 बन रही है। अब ये बीटा फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप उसके बाद इसे कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन करने के बाद आपको इस तरह से आंसर मिल जाएगा। तो अगर समझ पा रहे हैं तो m-1 को 3/2 रखा है, m की वैल्यू 5/2 आ गई, n-1 को 1/2 रखा है, n की वैल्यू 3/2 और फिर इस फॉर्मूले में रखने के बाद आप इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आपको 3π/6/32 मिल जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा बस। अब क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी कुछ ऐसा ही है। x³ को आपने सबसे पहले एक ऐसी वैल्यू माननी है सिंगल वेरिएबल y में कन्वर्ट हो जाए। तो x की वैल्यू यहां से मिलेगी तो y की पावर 1/3 और फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/3 y की पावर -2/3। लिमिट में भी आप ध्यान दोगे तो 0 से 1 हो जाएगी और फिर आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कुछ इस तरीके की फॉर्म बन के आएगी आपके पास। 1/3 बाहर, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 y इंटू 1 माइनस y की पावर 10। अब आप इसे कंपेयर करेंगे इस बीटा फंक्शन से जहां से m की वैल्यू आपको 2 मिलेगी और n की वैल्यू आपको 11 मिल जाएगी। फॉर्मूले में रखेंगे उसके बाद और गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n, ये वैल्यू इसमें गामा 2 गामा 11 अपॉन 2 प्लस 11 13 हो जाएगा। और फिर नीचे 13 जो है इसको एक्सपेंड करना एक कम करके तो 12 इंटू 11 इंटू गामा 11, क्योंकि ऊपर वाला गामा 11 से कैंसिल हो जाएगा और फिर आपस में इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर 1/396 ये आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें भी कुछ ऐसा ही है। x4 को आपने एक सिंगल वेरिएबल y मानना पड़ेगा ताकि ये 1 माइनस सिंगल वेरिएबल बन जाए। अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो y की पावर 1/4 और dx निकालेंगे तो 1/4 y की पावर में से एक कम करेंगे तो -3/4 और लिमिट भी आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो 0 से 1 हो जाएगी। फिर थोड़ा इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, सही करके लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा 1/4 इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 y इंटू 1 माइनस y की पावर 9। तो यहां तक आपने इसको बीटा फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद आप इसको बीटा फंक्शन से कंपेयर करेंगे। m-1 की वैल्यू 1 होगी, n-1 की वैल्यू 9 होगी, m की वैल्यू 2 मिलेगी और n की वैल्यू 10। फिर आप इसके फॉर्मूले में रखेंगे तो गामा m गामा n अपॉन कितना गामा m प्लस n। तो यहाँ m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 10 है अपॉन 2 प्लस 10। इस तरह से इसको भी थोड़ा रिड्यूस करके लिखेंगे तो गामा 2 तो 1 होता है और गामा 10 एज इट इज लिखा। नीचे गामा जो 12 लिखा था इसको थोड़ा रिड्यूस कीजिए, एक कम करके खुलेगा 11 इंटू 10 इंटू गामा 10, तो गामा 10 से गामा 10 कैंसिल हो जाएगा और आपस में जो बच रहा है इसको मल्टीप्लाई करके ठीक करके लिखना तो 1/440 ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए पहले। देखो इन टाइप के क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको पहले एक बात ध्यान देनी है कि बीटा mn का जो अभी आपने फॉर्मूला सीखा है गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n, ये फॉर्मूला आपको इसमें लगाना है। दूसरी बात ये है कि अगर बड़ी वैल्यू है, जैसे मान लो n+1 गामा लिखा है तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं n गामा n, ये हमने पहली वीडियो लेक्चर में आपको समझाया हुआ है। तो इन दो फॉर्मूलों को ध्यान में रखते हुए ये सारे इस टाइप के क्वेश्चंस प्रूव करने हैं कि लेफ्ट साइड में बीटा फंक्शन का कुछ टर्म्स दिया होगा और राइट साइड में आप इसे इस तरह से प्रूव करेंगे। तो इसमें समझिए क्या करेंगे। सबसे पहले हमने LHS को लिखा और उसके बाद इसमें ये बीटा mn वाला जो फॉर्मूला है ना, देखो अगर पहले m लिखा है तो वो गामा m गामा n अपॉन m प्लस n इस तरह से, यानी नीचे तो सम आएगा इनका। तो अब ये चीज आपको यहाँ LHS के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पे लगानी है। तो देखो कैसे होगा, हमें बीटा m+1 कॉमा n खोलना है। तो देखो क्या हुआ, गामा m+1 इंटू गामा n अपॉन गामा दोनों का सम कर दिया m प्लस n प्लस 1, ये तो न्यूमरेटर का फॉर्मूला खोला आपने। और उसके बाद अब डिनोमिनेटर पे ध्यान दीजिए, यहां पे लिखा है बीटा m कॉमा n प्लस 1। तो देखिए क्या बना, गामा m गामा n प्लस 1 और नीचे दोनों का सम। तो क्या होगा, देखो एक चीज तो आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, जो बाकी बच रहा है उसको हमने एज इट इज लिखा। ऊपर न्यूमरेटर से बच रहा है गामा m प्लस 1 इंटू गामा n और नीचे वाले के न्यूमरेटर से बच रहा है गामा m इंटू गामा n प्लस 1। अब देखो एक चीज हमने इसमें आपको समझाई हुई है पहले कि अगर जो बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू क्या है यहाँ पर m प्लस 1, इसको आप रिड्यूस करेंगे तो m गामा m लिख सकते हैं। तो ये लिखा हमने m गामा m इंटू गामा n एज इट इज। अब नीचे देखो गामा m एज इट इज लिखा है और जो गामा n प्लस 1 है ना, ये इसको कम करके एक कम करके लिखा तो n गामा n हो गया। अब उससे देखो होगा क्या, गामा m से गामा m कट, गामा n से गामा n कट, तो ऊपर से m बच रहा है नीचे से n, तो ये आ गया m अपॉन n, यानी इसका आंसर जो है प्रूफ करना था m अपॉन n वो आ चुका है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको यही ध्यान रखना है कि जो बड़ी वैल्यू है ना, जैसे यहाँ गामा m प्लस 1 था तो उसको रिड्यूस करना है m गामा m,
और यहाँ n+1 नीचे था तो इसको n गामा n करके रिड्यूस करना है, बाकी जो कैंसिल करके बचेगा वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी कुछ ऐसा ही है। देखो LHS को लिखेंगे तो यहाँ लिखा है बीटा m+1, n प्लस बीटा m, n+1। तो आप इसमें सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाएंगे ना बीटा mn का, क्या होता है गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m+n। तो ये चीज आप इसके फर्स्ट और सेकंड दोनों टर्म्स में लगाएंगे। तो देखो पहले क्या है, गामा m+1 का ये लिखा हुआ है, गामा n ये लिखा हुआ है और नीचे दोनों का सम। आगे देखो यहाँ बीटा m, n+1 का एक्सपेंशन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, पहले गामा m, उसके बाद गामा n+1 और फिर अपॉन पर दोनों का सम हो चुका है। समझ में आ रहा है? अब उसके बाद इन दोनों का एलसीएम आएगा तो एलसीएम तो सेम ही है, दोनों का एलसीएम एक जैसा है ना, इस वजह से। अब देखो ऊपर ध्यान दीजिए, यहां से ये जो गामा m+1 लिखा था तो क्या इसको हम m गामा m लिख सकते हैं, ये नीचे गामा n एज इट इज। आगे देखो गामा m तो अपनी जगह एज इट इज आ गया, और क्या ये गामा n+1 जो लिखा है इसको आप n गामा n लिख सकते हैं, तो ये लिखा देखो नीचे गामा n गामा n। अब उसके बाद आप यहां से गामा m इंटू गामा n कॉमन निकालेंगे ना, तो देखो ये आएगा गामा m इंटू गामा n, तो कॉमन आ गया और ब्रैकेट में क्या रहेगा m+n। अब नीचे जरा डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो, ये लिखा है गामा m+n+1, यानी एक बड़ा लिखा है। तो आप क्या करें, डिनोमिनेटर को रिड्यूस कर दे एक कम करके, तो जब ये एक कम होके लिखा जाएगा तो m+n गामा m+n ऐसे लिखा जा सकता है। तो उससे क्या होगा, ये m+n जो ब्रैकेट है कैंसिल हो जाएगा और जो बाकी बच रहा है उसको ध्यान से देखिए क्या बना, गामा m गामा n अपॉन गामा m+n। तो क्या ये ओरिजिनल फॉर्मूला नहीं बन गया जो हमने ऊपर इस फॉर्मूले से इसको रिड्यूस किया था, क्या बना ये बताओ, बीटा mn। तो बस यही आपको इसमें प्रूफ करना था कि बीटा m+1, n प्लस बीटा m, n+1 इज इक्वल कितना, बीटा mn। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी कुछ ऐसा ही है, 3 पार्ट है इसके। लिखा है बीटा m+1, n अपॉन m और बीटा m, n+1 अपॉन n इज इक्वल होगा बीटा mn अपॉन m+n के, यानी ये तीनों पार्ट इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हमें पता है बीटा mn क्या होता है, गामा m गामा n अपॉन गामा m+n। ठीक है, इसके बेसिस पर हम पहले पार्ट को लेते हैं बीटा m+1, n अपॉन m को। तो ध्यान दीजिए ये 1 अपॉन m तो हमने एज इट इज बाहर लिखा हुआ है। उसके बाद हमने इस फॉर्मूले से इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसे। इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से हम बीटा m+1, n को एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, गामा m+1 इंटू गामा n अपॉन पर दोनों का सम। तो m+n+1 का गामा हो चुका है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऊपर लिखा है गामा m+1, तो इसको हमने रिड्यूस किया है m गामा m में, आगे गामा n एज इट इज, और नीचे देखिए क्या लिखा, m+n इंटू गामा m+n। ये क्या हुआ, ये नीचे वाले का एक्सपेंशन हो गया और यहां पर ये गामा m+1 का एक्सपेंशन हो गया। ये दो एक्सपेंशन हमने रिड्यूस कर दिए हैं। तो अब उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि m से तो m कैंसिल हो जाएगा और ये जो ब्रैकेट में अपॉन पर m+n लिखा है ना उसे अलग कर दिया, 1 अपॉन m+n ये, और बाकी जो बच रहा है ये गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m+n। तो ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 जो मानी थी हमने, ये उसी के बराबर नहीं आ गया जिसको हम बीटा mn कह सकते हैं, तो ये आ चुका है थर्ड पार्ट के बराबर। अब इसी तरह से आप इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट को भी इक्वेशन 1 की हेल्प से आप इसे एक्सपेंड करेंगे। तो देखो 1 अपॉन n तो एज इट इज बाहर लिखा हुआ है, उसके बाद बीटा m, n+1 को एक्सपेंड करना है, तो क्या कहेंगे, गामा m इंटू गामा n+1 अपॉन दोनों का सम। फिर से आप इसे रिड्यूस करिए, तो ये जो गामा n+1 लिखा है ना इसके बदले देखो क्या लिखा जा रहा है, n गामा n, और नीचे देखो डिनोमिनेटर में क्या लिख रहे हैं, एक कम करके m+n, गामा में उतना ही लिखा जाएगा m+n। अब उससे क्या होगा, आप 1 अपॉन m+n को तो अलग कर दीजिए और ये n से एक n कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से मिलेगा आपको गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m+n। अब आप ये बताइए क्या ये बीटा mn नहीं है इक्वेशन 1 से, तो अपॉन पे क्या चल रहा है, m+n। अब इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट पार्ट भी थर्ड के इक्वल, सेकंड पार्ट भी थर्ड के इक्वल, हेंस फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ये तीनों की तीनों पार्ट इक्वल होंगे, ये आपको इसमें शो करना था। अब नेक्स्ट देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इंटीग्रल i को दोनों पार्ट्स में अलग अलग ब्रेक कर देते हैं। कैसे कि न्यूमरेटर जो x की पावर m-1 प्लस x की पावर n-1 लिखा था उसको हमने अलग अलग कर दिया, x की पावर m-1 अलग
और x की पावर n माइनस 1 अलग, उसका इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर दिया, डिनोमिनेटर पर सेम चीज लिखी है, ध्यान दीजिए इसमें। ठीक है, तो जो हमें प्रूफ करना है ना, वो प्रूफ करना है बीटा mn। और इस तरीके का एक रिलेशन हमने आपको पहले पढ़ाया था कि बीटा फंक्शन की एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल फॉर्म पढ़ाई थी, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से इंफिनिटी x की पावर m माइनस 1 अपॉन, उसमें आ रहा था 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx, उसको कहते थे हम बीटा mn। तो क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को हमें बिल्कुल इस बीटा mn के फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करके तब उसे बीटा mn कहना है। यानी आप सबसे पहले इस i को i1 और i2 दो पार्ट्स में ब्रेक करो, और i2 को यानी इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n, इसको i2 मानते हुए अलग से लेके जाओ, और उसमें क्या करना है, x की जगह 1 अपॉन t रख दीजिए। जैसे आप इसमें x को 1 अपॉन t रखेंगे तो dx की वैल्यू माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर आएगी। और जरा लिमिट पे ध्यान दीजिए, अगर आप लोअर लिमिट रखेंगे ना, यहां से t की वैल्यू निकालें तो 1 बाई x होगा, लोअर लिमिट x की वैल्यू 0 रखेंगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपॉन 0, जो कितना बनेगा, इन्फिनिटी। और अपर लिमिट अगर x की 1 रखेंगे तो t की वैल्यू 1 अपॉन 1 मतलब 1 आ जाएगा। तो देखो लिमिट क्या हो रही है, इन्फिनिटी टू 1। ये सब्स्टिट्यूशन आपने इसमें करने हैं। तो देखिए जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या, लिमिट तो बन चुकी है इन्फिनिटी से 1, x के बदले 1 अपॉन t, उसकी पावर n माइनस 1 अपॉन पे देखिए 1 प्लस x के बदले फिर से 1 अपॉन t पूरे की पावर m प्लस n, और dx के बदले देखो क्या आ रहा है, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। अब इसे और थोड़ा ठीक करें तो देखो ये वाला जो माइनस है हमने उसे बाहर कर दिया, तो ये माइनस बाहर लिखा है, लिमिट इन्फिनिटी से 1 लिखी है, और इसका थोड़ा एलसीएम लेकर के ठीक करेंगे तो t की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस t की पावर m प्लस n, इस तरह से ये आपस में थोड़ा सॉल्व करके आ जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल क्या होती है, अगर लिमिट को इंटरचेंज कर दिया, यानी इन्फिनिटी से 1 को हमने आगे 1 से इन्फिनिटी बनाया तो एक माइनस आता था, और एक माइनस पहले से चल रहा है तो इसलिए प्लस हो जाएगा, इस वजह से यहाँ का माइनस गायब हो चुका है। और क्या लिखा है, t की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस t की पावर m प्लस n लिखा है। अब एक और प्रॉपर्टी होती थी इंटीग्रल की कि अगर आप इस फंक्शन को t में बोल रहे हैं तो dt आएगा, और अगर x में बोलेंगे तो dx आएगा। यानी एक प्रॉपर्टी थी ना फंक्शन की कि ft dt इज इक्वल किसके बराबर होगा, fx dx के बराबर होगा। तो उस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमने इस t वाले फंक्शन को x में जस्ट रिप्रेजेंट किया है। वो इस वजह से क्योंकि हम जब इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 में रखने से देखो क्या होगा, ये तो i1 लिखा है, इंटीग्रल 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx, प्लस अब आगे जो i2 था ना, जो अभी हमने ये ऊपर बनाया है i2, इस i2 की वैल्यू उठा करके यहाँ रखी, तो इंटीग्रल 1 से इंफिनिटी x की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की होल पावर m प्लस n। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। लिमिट की प्रॉपर्टी क्या है, अगर 0 से 1 लिमिट है और फिर आगे 1 से इंफिनिटी है और दोनों फंक्शन सेम लिखे हैं, तो आप इसे कंबाइन करके 0 टू इंफिनिटी x की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n लिख सकते हैं। और अब आप इसको ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, ये जो चीज है, क्या ये हमारा ऊपर वाला ये फॉर्मूला नहीं था जो येलो बॉक्स में हमने ऊपर दिखाया हुआ है, यही तो बीटा mn है। इस तरह से ये बीटा mn के बराबर आ गया, और यही आपको इसमें प्रूव करना था कि इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 प्लस x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx किसके बराबर होता है, बीटा mn के बराबर होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, बस आपको इसमें थोड़ा ध्यान देना है कि इसी सेकंड वाले इंटीग्रल i2 को अलग से ले जा करके इसके लिमिट को वापस 1 से इंफिनिटी बनाना है, ताकि 0 से 1 तो पहला इंटीग्रल और दूसरा इंटीग्रल 1 से इंफिनिटी मिल करके 0 से इंफिनिटी बना दे, और वो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला जो होता है बीटा mn वाला, इससे आप इसको बीटा mn कह सके। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। अब आगे देखिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 11, ये भी थोड़ा इजी सा क्वेश्चन है, इसको जरा देखो क्या किया है इसमें। इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1 dx किसके बराबर, 1/2 बीटा m/2 कॉमा n के बराबर। तो कैसे करेंगे ध्यान दो, सबसे पहले तो आप इस एक्स स्क्वायर को कुछ सिंगल वेरिएबल मानना पड़ेगा आपको। कैसे मानेंगे, एक्स स्क्वायर को जैसे आप t मानेंगे तो x की वैल्यू रूट टी आ जाएगी, यहां से dx की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 रूट टी dt आ जाएगा, और इसकी लिमिट देखिए क्या होगा, 0 से 1 हो जाएगी। अब उसके बाद जैसे आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो t की पावर 1/2 और उसकी भी पावर m माइनस 1, और आगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बदले देखो देख पा रहे हैं यहाँ पे t रखा गया, उसकी पावर n माइनस 1, और ये पूरा का पूरा dx के बदले आ रहा है
2 रूट टी डी टी। थोड़ा इसको ठीक करके लिखे ना तो आप यहां पर पाएंगे कि 1/2 0 से 1 लिमिट होगी, टी की पावर्स m-1। ध्यान देना यहां m-1 के बदले क्या लिखा है, m/2 -1 और 1 माइनस टी की पावर तो n ही लिखा हुआ है। तो अब आप यहां पर देखिए जो बीटा mn का फंक्शन है ये लिमिट 0 से 1 है, x की पावर को m-1 कह रहे हैं और 1 माइनस x की पावर को n-1 कह रहे हैं, तो इसका आंसर कितना है, बीटा mn है। अब ध्यान दीजिए अगर यहां m के बदले आप m/2 -1 कहें तो फिर ये क्या बीटा m/2 n नहीं बन जाएगा। समझ पा रहे हो बात को, यहां आप इसे कैपिटल m-1 से कंपेयर करेंगे तो आपको यहां से कैपिटल m की वैल्यू स्मॉल m/2 मिलेगी ना, और यहां n की वैल्यू तो n ही है, इसलिए कैपिटल m के बदले अगर आप m/2 रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये आंसर आ चुका है कि इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 x की पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो गया है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n-1 dx इज इक्वल कितना होगा 1/2 बीटा m/2 n। ये आपको इसमें प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दो इंटीग्रल हैं, उन दोनों के प्रोडक्ट को π/4 दिखाना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, I1 इंटीग्रल को अलग से लेके जाइए और इसको बीटा फंक्शन की तरह सॉल्व करके लाइए। क्या लिखा है, I1 इंटीग्रल मतलब फर्स्ट वाले इंटीग्रल को आप अलग से I1 मान के लेके जा रहे हैं और उसको सॉल्व करके लाएंगे। इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4 उसकी पावर 1/2। इसमें आप देखो अगर बीटा फंक्शन से करना है तो x4 को आप t कंसीडर कर लीजिए और x की वैल्यू कितनी आएगी, t की पावर 1/4 और dx की वैल्यू निकालेंगे तो 1/4 t की पावर -3/4 dt आ जाएगा। लिमिट अगर ध्यान से देखेंगे तो 0 से 1 अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब आप इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, देखो I1 की वैल्यू लिमिट तो 0 से 1 है, t की पावर 1/2 1 माइनस t की पावर 1/2 इस तरह से, क्योंकि x4 को t रखा ना आपने, आगे से dx के बदले t की पावर -3/4 अपॉन 4 इंटू dt। और थोड़ा इसको ठीक करके लिखें तो बाहर आएगा आपको 1/4 इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 t की पावर -1/4 और 1 माइनस t की पावर -1/2। अब उसके बाद आप इसको बीटा फंक्शन से कंपेयर करेंगे तो ये -1/4 तो m-1 से कंपेयर होगा और ये -1/2 n-1 से कंपेयर होगा। तो अब इसे कंपैरिजन करने के बाद आपको m की वैल्यू 3/4 मिलेगी, n की वैल्यू 1/2 और फिर इस फॉर्मूले में रखेंगे तो देखो क्या होता है, गामा m 3/4 गामा n 1/2 अपॉन दोनों का सम 3/4 प्लस 1/2 क्या बनेगा, वो 5/2। तो वो लिखा आगे गामा 5/2। ये इक्वेशन नंबर 1 मान के इसको यहाँ पर छोड़ दीजिए। इसी तरह से आप I2 कंसीडर करना, तो I2 में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4 की पावर भी 1/2 लगी है। इसमें भी आप x4 को एक नए वेरिएबल t से कंसीडर करके रिप्लेस कर दीजिए, x की वैल्यू t की पावर 1/4 आएगी, फिर से वही डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/4 t की पावर -3/4 dt और लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 0 से 1 ही रहेगी। जैसे आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा 1/4 इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 t की पावर -3/4 और 1 माइनस t की पावर -1/2। अब फिर से आप इस -3/4 को m-1 से और -1/2 को n-1 से कंपेयर करेंगे, तब आपको m की वैल्यू 1/4 मिलेगी, n की वैल्यू 1/2 और इस तरह से फॉर्मूले में रखेंगे तो m देखो 1/4 तो बाहर से चला रहा है, गामा m 1/4 हुआ, गामा n 1/2 हो गया और अपॉन पर दोनों का सम 1/4 प्लस 1/2 जो आगे लिखा है 3/4। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया है। अब आपको क्या करना है, इस I1 और I2 को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ये I1 का रिजल्ट लिखा है 1/4 गामा 3/4 इंटू गामा 1/2 अपॉन गामा 5/4, ये तो I1 का वैल्यू है। इंटू करके आगे I2 की वैल्यू लिखी है 1/4 इंटू गामा 1/4 गामा 1/2 अपॉन गामा 3/4, ये I2 की वैल्यू लिखी हुई है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ गामा 3/4 से तो गामा 3/4 कैंसिल हो गया, एक बात। दूसरी बात यह है कि 1/4 जो है और एक 1/4 यहाँ पर है तो ये 1/16 बना देंगे। और तीसरी बात यह है कि ये जो गामा 1/2 है, ये गामा 1/2 है, तो यहां से भी रूट पाई मिलेगा, यहां से भी रूट पाई मिलेगा, जो कि पाई बना देंगे। तो देखो किस तरह से लिखा जा रहा है, ये 1/16 तो अलग ही 1/4 को मल्टीप्लाई करके लिखा जा चुका है। ये रूट पाई पहले वाले गामा 1/2 की वैल्यू, ये रूट पाई दूसरे वाले 1/2 की वैल्यू, और ये ऊपर से गामा 1/4 बच रहा है। और नीचे ध्यान दे रहे हैं, यहां जो एक गामा 5/4 लिखा था उसको देखो किस तरह से हमने रिड्यूस करके लिखा है। कैसे लिखा, गामा 5/4 को एक कम करके लिखेंगे तो 1/4 गामा 1/4 लिखा जा सकता है। अब उससे क्या फायदा, ये गामा 1/4 से गामा 1/4 कैंसिल हो जाएगा
और रूट पाई को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई मिलेगा ऊपर से, और यहाँ का ये जो 4 है 16 को 4 टाइम कैंसिल करेगा तो आपको पाई बाय 4 आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से इसका पूरा जो आंसर है दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वो मिलेगा आपको पाई बाय 4। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा ध्यान से इसको एक बार समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 ये भी कुछ ऐसा ही है। आप इसमें पहले I1 कंसीडर करेंगे, फर्स्ट वाले इंटीग्रल को 0 से 1 x स्क्वायर अपॉन रूट में 1 माइनस x की पावर 4 dx को। यहाँ पर आप x की पावर 4 को t कंसीडर करेंगे तो फिर से x की वैल्यू t की पावर 1/4 आएगी और dx फिर निकालेंगे तो 1/4 t की पावर -3/4 होगा, और लिमिट में इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, 0 से 1 ही रहेगी। जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको थोड़ा सा ठीक करने के बाद ये ऐसा मिलेगा 1/4 इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 t की पावर -1/4 और 1 माइनस t की पावर -1/2। उसके बाद आप इसे बीटा फंक्शन से कंपेयर करना, तो ये -1/4 है, इसको m-1 से, और -1/2 है, इसको n-1 से कंपेयर करेंगे तो आपको m की वैल्यू यहाँ 3/4 मिलेगी, n की वैल्यू 1/2 मिलेगी, और फिर फॉर्मूले में रखेंगे तो गामा m देखो कितना 3/4 और गामा n कितना 1/2, और अपॉन पर दोनों का सम 3/4 प्लस 1/2, जिसको आगे हमने क्या बना के लिखा है 5/4। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह के यहाँ पर छोड़ देंगे। और अब इसी तरह से आप I2 कंसीडर करिए, वो है इंटीग्रल लिमिट 0 से 1। I2 समझ रहे हैं, यह दूसरा वाला इंटीग्रल जो है 1 अपॉन रूट में 1 प्लस x की पावर 4, और इसमें भी आप इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो x स्क्वायर का स्क्वायर बना के लिख सकते हैं हम इसको। अब इसको हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ बीच में जो प्लस आ गया ना, ये इसको बीटा फंक्शन से सॉल्व करने नहीं देगा, इसे आपको ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करना पड़ेगा। यानी x स्क्वायर को tan थीटा रखेंगे, जहां से x की वैल्यू रूट में tan थीटा आएगी, और dx निकालेंगे तो sec स्क्वायर थीटा अपॉन 2 रूट tan थीटा d थीटा होगा, और थीटा की जो लिमिट है वो 0 से लेके π/4 आएंगे। जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/4 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर के बदले tan रखेंगे तो tan का स्क्वायर होगा, और dx के बदले ये आ रहा है sec स्क्वायर थीटा अपॉन 2 रूट tan थीटा d थीटा। फिर इसको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करके लिखेंगे तो 1 अपॉन ये sin थीटा cos थीटा d थीटा, कुछ इस तरह से बना करके आप इसमें लिख सकते हैं। बस इस बात का ध्यान देना है यहाँ पर कि x स्क्वायर को tan थीटा हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की फॉर्म है, और ये बीटा फंक्शन से इसलिए सॉल्व नहीं होगा क्योंकि बीच में इसके माइनस नहीं है। बीटा फंक्शन में यहाँ बीच में माइनस होना जरूरी है ब्रैकेट के लिए। तो चलिए फिर आगे देखो इसको कैसे करेंगे। तो I2 जो है हमने इसमें क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया रूट के अंदर, तो देखो ऊपर √2 बनेगा और नीचे 2 sin थीटा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं sin 2 थीटा लिख सकते हैं, या फिर इसको थोड़ा और सही करें तो 2 थीटा को एक नया वेरिएबल फाई मान लें तो d थीटा कितना आएगा 1/2 d फाई, और लिमिट इस बार फाई की होगी 0 से π/2। तब उसके बाद इसमें रखेंगे तो देखो क्या बनेगा I2, ये I2 है, I2 इक्वल 1 अपॉन √2 इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 1 अपॉन, देखो 2 थीटा को हमने फाई से रिप्लेस कर दिया तो ये 1 अपॉन रूट में साइन फाई हो गया, इनटू d थीटा के बदले 1/2 d फाई आ रहा है। अब और थोड़ा इसको बाहर ठीक करके लिख तो 1 अपॉन 2 √2 बनेगा ये, और इंटीग्रेशन में देखिए लिमिट 0 से π/2 साइन की पावर जो रूट में नीचे थी उसको लिखा हमने ऊपर ले जाकर -1/2 फाई, और कॉस की पावर 0 फाई d फाई। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ओरिजिनल फॉर्मूला इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 होती है, साइन की पावर 2m-1 कॉस की पावर 2n-1 से कंपेयर करने के बाद ये वाला फॉर्मूला लगेगा जिसको नाम दिया था हमने ओरिजिनल फॉर्मूला गामा m इंटू गामा n अपॉन 2 गामा m प्लस n। इस तरह से आप इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो m की वैल्यू आएगी 1/4 और n की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। जैसे आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए क्या बनेगा I2 इज इक्वल 1 अपॉन 2 √2, ये तो पहले से चला आ रहा है, और गामा m उसकी वैल्यू 1/4, गामा n उसकी वैल्यू 1/2, और नीचे देखिए 2 इंटू गामा m प्लस n होता है ना, तो 1/4 प्लस 1/2 दोनों मिलाकर कितना आ जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आई, और इससे पहले आपने इक्वेशन नंबर 1 भी निकाल के रखी हुई है, गामा 3/4 इंटू गामा 1/2 अपॉन 4 गामा 5/4। अब इन दोनों I1 I2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे आप इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो देखो ये I1 की वैल्यू आ रही है जो यहाँ से हम डायरेक्ट देख सकते हैं, गामा 3/4 इंटू गामा 1/2 अपॉन 4 गामा 5/4 इंटू करके I2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से है कितनी 1/4 गामा 1/2 अपॉन 4 √2 इंटू गामा 3/4। तो यहां से क्या देख पा रहे हैं, ये गामा 3/4 से तो गामा 3/4 कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट। दूसरी बात ये 4 इंटू 4 मिलके क्या बनेंगे 16 हो जाएगा अपॉन पर, और ये जो गामा 1/2 लिखा है ना आगे भी और ये भी दो जगह, तो यहाँ √π इंटू √π मिलके पाई बनाएंगे,
और नीचे जो गामा 5/4 लिखा है इसको जब आप रिड्यूस करेंगे तो 1/4 गामा 1/4 लिख सकते हैं, और उस 1/4 से फिर ये गामा 1/4 कैंसिल होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, कुछ इस तरह से हुआ, ये 1/16 तो 4 into 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है, इंटू √2 लिखा है। आगे देखो गामा 5/4 को हमने रिड्यूस करके लिखा तो 1/4 गामा 1/4, जिसको हम कैंसिल कर देंगे ऐसे, और ये √π इंटू √π मिलकर के पाई बना अपॉन पर 4√2। क्यों? क्योंकि 4 से ये 16 कैंसिल होगा ना तो 4 टाइम्स आ जाएगा, तो 4√2 बनेगा नीचे अपॉन पर। तो इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कितना आ रहा है, पाई अपॉन 4√2। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोनों के दोनों, जिसमें हम I1 I2 को मान करके अलग अलग इनका सॉल्यूशन करते हैं और लास्ट में इनको मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल आंसर मिलता है। तो बीटा और गामा फंक्शन पर बेस्ड हमने 2 वीडियो लेक्चर में ये क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, तो आपका बीटा गामा फंक्शंस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन थे, इनको अच्छे से तैयार करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।